Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history, chapter 3, from gathering to growing food. This is the second part of this video. So let's start. Firstly, we will discuss about draw a pit house. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. बहुत सारी जगहों से स्टोन टूल्स भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पैलियोलिथिक टूल से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूलिथिक कहा गया। इनमें वे टूल भी हैं जिनकी धार को और अधिक तेज़ करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती है। ओखली और मूसल का यूज अनाज और प्लांट से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। कहीं कहीं पर आज भी इन चीज़ों का यूज अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह पैलियोलिथिक टूल्स भी बनते रहे और उनका यूज भी लगातार होता रहा। और याद रहे, कुछ टूल बोन से भी बनाए जाते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। These were sometimes decorated and were used for storing things. नवपाषाण युग की साइट से कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कुछ बर्तन डेकोरेटेड भी होते थे। उनका यूज़ सामान रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग उन बर्तनों का यूज़ खाना पकाने के लिए भी करने लगे। स्पेशली अनाज जैसे चावल, गेहूँ और दलहन, ये सब डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे। इसके अतिरिक्त अब लोगों ने कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने कपास ग्रो करना स्टार्ट किया। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट। क्या ये चेंजेस हर जगह पर एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। कई एरियाज में मैन और वीमन शिकार करते थे और फूड इकट्ठा करने का काम करते थे, और अन्य लोग खेती करते थे और पशु पालते थे। कुछ मामलों में लोगों ने अलग अलग सीजन्स में अलग अलग काम करते हुए इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने की कोशिश की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। आर्कियोलॉजी हमें डायरेक्टली इनके बारे में नहीं बता सकते। स्कॉलर्स ने वर्तमान समय में साधारण खेती करने वाले किसानों की लाइफ को स्टडी किया। उन्होंने चरवाहों की लाइफ को भी स्टडी किया। इनमें से कई फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप्स में रहते थे, जिन्हें ट्राइब्स मीन्स जनजाति कहा जाता था। विद्वानों ने पाया कि वे लोग कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे जो पहले से मौजूद थे। Now I am going to tell you about tribes. Usually 2 to 3 generations live together in small settlements or villages. Most families are related to one another and groups of such families form a tribe. आमतौर पर 2 से 3 जनरेशन्स छोटी बस्तियां या गांव में एक साथ रहती हैं। ज़्यादातर फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन इकट्ठा करना, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे ऑक्यूपेशंस फॉलो करते हैं। महिलाएं खेती का काम करती हैं और ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का सारा काम करती हैं। बच्चे प्लांट्स की देखभाल करते हैं और बर्ड्स और एनिमल्स को दूर भगाते हैं ताकि प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो सके या वो उसे खा ना सके। महिलाएं अनाज को कूटती पीसती हैं। मैन यूजुअली एनिमल्स के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं और बच्चे छोटे झुंडों को चराते हैं। और एनिमल्स की सफाई का काम और दूध निकालने का काम मैन और वीमन दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह मैन और वीमन पोट्स बनाने, बास्केट, टूल्स और हर्स बनाने का काम भी दोनों मिलकर करते हैं। वो लोग सिंगिंग, डांसिंग भी करते हैं और घरों को भी सजाते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी ओल्ड मैन या यंग या ब्रेव वॉरियर्स या फिर प्रीस्ट भी हो सकते हैं। ओल्ड वीमन को रेस्पेक्ट दिया जाता है उनके विजडम और एक्सपीरियंस के लिए। ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्टोरीज और पेंटिंग्स सहित यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और उनके अपने देवी देवता होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी
पूरे जनजाति की संपत्ति मानी जाती थी, जिसका यूज़ सभी लोग एक साथ करते हैं। इनके यहाँ रिच और पुअर में कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए ट्राइब्स डिफरेंट होते हैं अदर सोसाइटीज से। आ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ on map 2, page number 14. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. मैप 2 पेज नंबर 14 में मेहरगढ़ को सर्च करिए। यह साइट बोलेन पास के पास एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, जो ईरान में सबसे इम्पोर्टेंट रूट्स में से एक है। मेहरगढ़ वह प्लेस है जहाँ के मैन और वीमन ने इस एरिया में सबसे पहले बार्ले और वीट ग्रो करना और शीप और गोट पालना सीखा। यह उन अर्लीस्ट विलेजेस में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. यहाँ खुदाई में सबसे पहले कई प्रकार के एनिमल्स की बोन्स के एविडेंस मिले हैं। इन एनिमल्स में डियर और पिग जैसे जंगली जानवर भी शामिल है। उसके बाद शीप और गोट की बोन्स ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद ज़्यादातर कैटल बोन्स भी मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग कैटल को पालने लगे होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? Look at the illustration. जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी साइट या जगह की खुदाई करते हैं तो ये कैसे समझते हैं कि कौन से लेवल पहले के हैं और कौन से बाद के? Look at this picture. Suppose that लोगों ने सबसे पहले फ्लैट लैंड पर रहना स्टार्ट किया। लुक एट लेयर नंबर 4। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और वेस्ट मटेरियल भी घरों के आसपास जमा हो जाते हैं। इन कारणों से वहाँ की लैंड धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे लोअर लेवल सबसे पुराना होता है और उसके बाद के लेवल बाद के युगों के होते हैं। इन अपर और लोअर लेयर्स को ही लेवल्स के रूप में माना जाता है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। ईच हाउस हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. मेहरगढ़ में इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे भी ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ स्टोर के रूप में भी काम आते होंगे। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम। जब लोग मर जाते हैं तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोग उनकी देखभाल शायद इस विश्वास के साथ करते हैं कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। इसलिए कब्रों में डेड पर्सन के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक डेड पर्सन के साथ एक गोट को भी दफनाया गया था। हो सकता है इसे परलोक में डेड पर्सन के खाने के लिए रखा गया होगा। अ बैरियल फ्रॉम मेहरगढ़। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द गोट्स? A closer look. Dowsley heading. Find Dowsley heading on map 2, page number 14. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to routes leading into China and Myanmar. मैप 2 पेज नंबर 14 में दाउजली हेडिंग को सर्च करिए। यह साइट चाइना और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। यहाँ मोटर्स और पेशर्स जैसे स्टोन टूल्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज ग्रो करते होंगे और यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। ये पत्थर शायद चाइना से आया होगा। इसके अलावा इस साइट से फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड जो स्टोन की तरह हार्ड हो गई थी, और मिट्टी के बर्तनों से बने टूल्स भी मिले हैं। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एल्सवेयर। Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic sites, Çatalhöyük.
एटलस में तुर्की को सर्च करना है आपको। इस मैप को ये जो रेड कलर से लिखा है यही तुर्की है। ये यूरेशिया में लोकेटेड है, मीन्स इसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। नियोलिथिक के सबसे फेमस साइट्स में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका यूज़ किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। रिमेंबर कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या एनिमल्स की बैग पर लाद कर ले जाते थे। So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.